गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी अपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ रखा है। आज हम लोग थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे। रीज़न यही है कि हम लोगों को अपने नीट और जी पेपर्स के लिए प्रिपेयर होना है। ओके, शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब बच्चे, केमिकल मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, इसी से रिलेटेड है। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है और काइनेटिक्स रिलेटेड है मोशन से या फिर स्पीड से या रेट से। ओके, तो मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जनरली स्टडी करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसके बारे में स्टडी करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ROR और इंडिकेट करते हैं कैपिटल R से। ओके, मतलब स्मॉल r भी लिख सकते हो और कैपिटल R भी लिख सकते हो। ओके, तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। किसी का भी कंसंट्रेशन ले सकते हो आप, रिएक्टेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोडक्ट के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हो, पर यूनिट टाइम। ओके, मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूँ तो R इक्वल टू लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन। ये जो बिग ब्रैकेट देख रहे हो बच्चे, ये कंसंट्रेशन का सिंबल है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब C फाइनल माइनस C इनिशियल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल। दिख रहा है आपको? दिख रहा है यहाँ से? C क्या है? कंसंट्रेशन के लिए हमने लिखा हुआ है C। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा C बाई डेल्टा T। अगर आपको R को डिफाइन करना है तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा C बाई डेल्टा T। ओके, ये तो जनरल एक्सप्रेशन बन गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया R का। ओके, अब चलो अगर हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्टेंट है R, वो कन्वर्ट हो रहा है P में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, मान लो जब हमारा टाइम क्या था? जीरो था। जब टाइम क्या था? जीरो, तो उस समय तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? C0। टाइम जीरो पे इसका C0 मतलब C0 मान लिया हमने। उस समय इसका कंसंट्रेशन ये C0 था। और प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं ना बच्चे, क्यों? क्योंकि टाइम क्या है हमारा? जीरो है, तो उस समय तो कोई प्रोडक्ट बनने वाला है नहीं। क्लियर है? तो उस समय हमारा क्या हो गया? C0 और ये क्या हो गया? जीरो हो गया। अब जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हुआ, मतलब रिएक्शन प्रोसीड किया, तो टाइम मान लो हमारा T पे आ गया। कुछ समय आफ्टर सम टाइम जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो गया? C1, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, वो डिक्रीज किया क्योंकि रिएक्टेंट टूटेगा और टूट के किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आफ्टर सम टाइम ये जो C1 होगा ये कम होगा, ठीक है, और जो टूट के चला गया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा C2। तो हमने मान लिया आफ्टर टाइम T जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हुआ C1 और कुछ समय उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो उसका अमाउंट कितना है? C2 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हमने यहाँ पे लिख रखा है C1 इज ऑलवेज लेस देन C0। ये जो C0 है ना, ये हमेशा क्या होगा? लार्ज होगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चों? लार्ज होगा। और ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा। किस में होगा? ये स्मॉल क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि जैसे शुरू में तो आप जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लोगे वो तो बहुत ज़्यादा होगा ना, और धीरे धीरे रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा समय के साथ, तो ये C1 जो होगा वो कम होगा। तो C1 इज ऑलवेज क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर ऑलवेज लेस देन C0। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना, R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और रिएक्टेंट के केस में डिफाइन करना, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। ये जो है, ये कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ओके, ये जो है आपका, ये जो है ये क्या है? C फाइनल है रिएक्टेंट के टर्म में ये तो फाइनल कंसंट्रेशन और ये इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमने क्या ले लिया? C1 माइनस C0 डिवाइडेड बाय T माइनस 0। और ये हमेशा वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा? निगेटिव आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? स्मॉल में से लार्ज वैल्यू को माइनस कर रहे हो। देखो तो सही, स्मॉल में से लार्ज वैल्यू को माइनस कर रहे हो, C1 माइनस C0 करो तो हमेशा क्या आएगा? निगेटिव। और रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता, याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है हमारा, इसके पीछे अपने मन से क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ऑलरेडी माइनस आ रहा है और ये माइनस जो हमने लगाया उसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो समझ में आया? इस तरह से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर लिया। माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T किसके केस में? रिएक्टेंट के केस में।
क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। अब आ जाओ प्रोडक्ट के केस में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, प्रोडक्ट कौन था हमारे पास, प्रोडक्ट तो यही था, देख रहे हो प्रोडक्ट यही है। तो फाइनल तो यही है हमारा, ये फाइनल और ये इनिशियल दिख रहा है आपको, दिख रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, तो C2 माइनस 0। तो हमने क्या कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये टाइम तो वही होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए हम लोग माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आर प्रोडक्ट क्या लिखोगे यहाँ पर, डेल्टा C बाय डेल्टा टी। क्लियर हो रहा है। और रिएक्टेंट के केस में यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो निगेटिव आता है, उसको वो तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हमने अपने मन से क्या लगा दिया, ये माइनस का साइन लगा दिया। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। चलो अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, यहाँ पर दूसरा टर्म देखते हैं। कंसंट्रेशन के बेसिस पे तो हमने पढ़ लिया रेट ऑफ रिएक्शन। अब देख रहे हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है स्टोइकियोमेट्री के टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, ध्यान से देखना, इसलिए मैंने यहाँ पर VVI लिख रखा है। केमिकल रिएक्शन अगर हमें क्या दिया हुआ है, स्टोइकियोमेट्री के टर्म में दिया हुआ, तो उस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। हमने मान लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन है ए, ये जो हमारा ए है, बी है, ये रिएक्टेंट है, और सी क्या, प्रोडक्ट। ये जो ए है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, आपने 11th में पढ़ रखा है ये सब। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़े, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना पड़े, तो कैसे लिखेंगे, ये रिएक्टेंट है, ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखेंगे, ये तो पता है ना आपको, माइनस लिखेंगे, और जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1/a कर देंगे। और आपको पता है यहाँ पे डेल्टा ए बाई डेल्टा टी तो लिखते ही लिखते हम लोग, इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू आएगा। क्लियर है ना। अब आ जाओ बी के टर्म में लिखते, तो बी भी क्या है हमारा, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बी, तो यहाँ पर हो गया 1/b। क्लियर हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब आ जाओ प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में ये तो प्रोडक्ट है, यहाँ पर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे 1/c और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt। और यहाँ पे dt कभी कभी तुम्हें डेल्टा टी मिलेगा या dt मिलेगा, तो घबराना मत, डेल्टा डी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप डेल्टा भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, नोट कर लेना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। क्लियर है। अब किसी बच्चा ने लिख दिया यहाँ पर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दिया, रिमूव कर दिया, यहाँ नहीं लगाया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन। और कौन डिसअपियर होता है, टाइम कंज्यूम होता जाएगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज करता जाएगा। तो ये रिएक्टेंट के लिए, किसके लिए, ए के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ए मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट ए के लिए क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजम्पशन। ओके। और किसी बच्चा ने लिख दिया डेल्टा C कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट C। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं किया तो वो हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है। अगर आपने रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट के केस में हमेशा डिसअपियरेंस वर्ड यूज करेंगे क्योंकि वो धीरे धीरे फिनिश होते चला जाता है, और प्रोडक्ट के केस में हमेशा फॉर्मेशन वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन के केस में, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ लिखेंगे और बीच में इक्वल टू का रिलेशन देंगे। ओके। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारा मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ओके। देखो क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2N2O5 4NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 है वो 3 मोल पर लीटर है। आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद ये जो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 है वो हो जाता है 2.75 मोल पर लीटर। मतलब प्यारे बच्चों ये जो है ये क्या हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है। क्लियर है। ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, ये हमारा है C फाइनल, और ये जो 3 मोल है वो क्या है तुम्हारा C इनिशियल है। और टाइम कितना है, आफ्टर 30 मिनट टाइम बीत चुका है, तो ये हमारा हो गया डेल्टा टी। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। तो पूछ रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, बनाते इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, मतलब R लिखेंगे बस।
ट्रिक याद रखना, रेट ऑफ केमिकल। और आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। अब मुझे बताओ कि हम लोग रिलेशन किसके किसके बीच में लेंगे। आपको पता है यहाँ N2O5 है, चलो N2O5, दूसरा NO2 है, तो ये NO2 है। मतलब इसी दोनों के बीच में रिलेशन स्टेबल करना है, इसी दोनों का क्या लिखना है, ROR लिखना है। चलो ये तो रिएक्टेंट है, N2O5 क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है, तो रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाओ, 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास, NO2 है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, 1/4, और ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा, यहाँ डेल्टा लगा दो, डेल्टा T। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है। चलो अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों यहाँ पर कि हमें पूछ क्या रहा है। ये तो हमने रिलेशन निकाल दिया R का, हमें पूछ रहा है ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, कोएफिशिएंट को हटा दो, ये जो 1/4 है ना इसको हटा दो। क्यों, क्योंकि अगर आप ये वाला लिख रहे हो, ये वाला लिख रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट्स, इधर 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 ध्यान दो, अगर ये लिख रहे हो तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन, और यही तो हमसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T निकालना है। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, 1/4 को जो ये है इसको हम इधर भेज देते हैं, इधर भेज देंगे तो ये तो अकेला बचेगा ना, तो 4 जाएगा तो इधर आ जाएगा -4/2 इंटू, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। अच्छा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब बताओ यहाँ पर फिर मैं कलर चेंज करके तुम्हें एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो हो जाएगा -2 हो जाएगा इंटू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। मतलब क्या हुआ, C फाइनल माइनस C इनिशियल, जो आपको दिया हुआ है ना, C फाइनल दिया हुआ है देखो 2.5, और ये दिया हुआ है C इनिशियल 3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2.75 माइनस 3.00 कर दो चूंकि यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 30 मिनट्स डेल्टा T का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से माइनस करोगे 2.75 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस में आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, +2 इंटू, क्लियर हो रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों ये आएगा 5/6 इंटू 10⁻⁻², मतलब इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा तुम्हारा 10/6 इंटू 10⁻⁻², और इसका वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर मिनट में दिया हुआ था तो मिनट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट्स, यही हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका, NO2 का। क्लियर है प्यारे बच्चों या नहीं है, बोलो, समझ में आया। हमने निकाल लिया, और इसी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग R से भी डिनोट कर सकते हैं, R से भी लिख सकते हो, लेकिन ये R क्या है, फॉर्मेशन है, NO2 का फॉर्मेशन है ना। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। क्लियर हो गया, कितना है जीता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 1/4 को इस साइड भेज दिया और सीधा इसको अलग सेपरेट कर लिया और हमने कैलकुलेशन कर लिया, ये वैल्यू दिया, इसका मतलब होता है C फाइनल माइनस C इनिशियल, दिखा दिया, मैंने आराम से निकाल लिया, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन था इसको अच्छे से रिवाइज करना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत टाइम्स आ चुका है, और ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करना, कोई दिक्कत होगा तो क्लास आवर में जरूर पूछना। ओके चलिए हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अब वो कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको पता है ना लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो कोई रिएक्शन हमारे पास है A और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट B, इसका रिएक्टेंट B, और ये क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट दे रहा है। आपने पढ़ रखा है 11th में केमिकल का, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके तो ये कहता है जो रेट होगा ना प्यारे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, है ना, पता है आपको, ये तो बच्चे वाली कहानी है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके तो यहाँ से R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर B, और ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो प्यारे बच्चों यही है हमारा रेट लॉ, यही क्या हमारा रेट लॉ है। कभी भी आपको रेट लॉ पूछा जाएगा, रेट लॉ क्या होता है, यही होता है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर हो रहा है, यही हमारा रेट लॉ है और यही क्या हमारा रेट एक्सप्रेशन है।
क्लियर हो रहा है। जब कभी भी आपसे पूछे जाएगा कि रेट लॉ लिखो तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन से ही रेट लॉ कैलकुलेट करोगे। इस तरह से ये इक्वेशन मानोगे कि लेट, हमने ये इक्वेशन मान लिया, यहाँ से हमने आर निकाले, ये प्रोपोर्शन होता है, और यहाँ से के निकाले। अब बताओ, ये तो आपको आर पता ही है ना, आर क्या हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, के क्या हमारा, के है हमारा रेट कांस्टेंट, क्या हमारा रेट कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। और इच रिएक्शन के लिए, एवरी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग होता है। तो ये कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। और ये जो वैल्यू ऑफ के होता है ना प्यारे बच्चों, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर में। चलो अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। याद रखना, ओनली ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक कंसेप्ट और देखो, ये जो तुम्हारा ए और बी है, ये जो तुम्हारा ए और बी है, अगर तुमने इसको जोड़ दिया, ए प्लस बी कर दिया, तो यही दे देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा बच्चों। लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेट लॉ लिखना पड़ेगा। रेट लॉ लिखोगे तभी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, उसके कोफिशिएंट को ऐड करने के बाद, ये जो पावर है ना, इसको ऐड करने के बाद। अब आपको लगता होगा कि सर एक रिएक्शन तो आपने ये माना था, चलो मैं कलर चेंज करके यहाँ पर बताता हूँ। सर आपने तो रिएक्शन यही माना था ना, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, आपने तो रिएक्शन यही माना था, ये वाला, एक सेकेंड, हाँ, आपने तो रिएक्शन यही माना था, देख रहे हो। तो यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डायरेक्ट जोड़ दूँ तो ऑर्डर निकल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं निकलेगा। ऑर्डर जब भी निकलता है प्यारे बच्चों तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। केमिकल रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, याद रखना। केमिकल रिएक्शन को देख के आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, इसीलिए हम यहाँ पर कभी कभी क्या लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और यही क्या दे देगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा। क्लियर है। चलो अब पढ़ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है एवरेज टाइप ऑफ केमिकल, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, RAV से डिनोट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है, ये हमारा टाइम का ग्राफ है, ये हमारा वाई एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, बिग ब्रैकेट, ओके। और देखो रिएक्टेंट का ग्राफ जब भी होगा, रिएक्टेंट दिख रहा है आपको, ये जो रिएक्टेंट का ग्राफ है ऑलवेज क्या होगा, लोअर होता चला जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट जो कंसंट्रेशन है वो टाइम जब जैसे जैसे डिक्रीज करेगा उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता चला जाएगा। और प्रोडक्ट तो शुरू में जीरो होगा, यहाँ पर क्या है, जीरो जीरो है, तो ये शुरू में जीरो होगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको आर एवरेज लिखना है, क्या निकालना है, आर एवरेज। तो अगर मुझे रिएक्टेंट के केस में लिखना है, किस केस में निकालना है, रिएक्टेंट के केस में, तो रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाएंगे, राइट, माइनस लगाएंगे और लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बाई dt। क्लियर हो रहा है। और अगर प्रोडक्ट के केस में लिखना है तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P बाई dt। और डेल्टा प्रोडक्ट क्या है पता है ना आपको, C फाइनल माइनस C इनिशियल करेंगे, चेंज इन है ना, तो ये करेंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एवरेज। हाँ, कभी कभी यहाँ से मैं आपको एक टर्म और यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा। देखो मान लो तुम्हारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से ये ग्राफ दिया हुआ है और ये रिएक्टेंट का ग्राफ है ना, रिएक्टेंट का ग्राफ। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 मोल पर लीटर, ये 20 मोल पर लीटर, यहाँ पे 30 मोल पर लीटर, यहाँ पर 40 मोल पर लीटर, इस तरह से ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ है और ये हो गया हमारा टाइम का ग्राफ, टाइम का। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मान लो यहाँ पर हमने निकालना, इस पॉइंट पे निकालना, तो हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ये वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग T1 और इसको मान लेंगे T2, क्योंकि ये तो टाइम का ग्राफ है। क्लियर है ना, तो T1 T2 क्लियर हो रहा है। चलो अब देखो, ये जो T1 होगा, ये T1 दिख रहा है, T1 के रिगार्डिंग ये जो कंसंट्रेशन होगा इसको हम लोग मान लेंगे C1। क्या मान लेंगे, C1। और जो T2 के रिगार्डिंग कंसंट्रेशन होगा इसको मान लेंगे हम लोग C2 मान लेंगे। क्लियर हो रहा है। चलो अब अगर तुम्हें पूछ रहा है आर एवरेज, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर एवरेज, तो क्या निकालोगे, हम निकालते हैं C फाइनल माइनस, अबे बच्चे इधर देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, इधर डेल्टा C बाई डेल्टा T लिखेंगे ना बच्चे, तो क्या लिखोगे, C फाइनल माइनस C इनिशियल बाई T2 माइनस T1 या T फाइनल माइनस T। तो बताओ T2 के रिगार्डिंग जो टाइम है वो क्या है तुम्हारा 10,
T2 के रिगार्डिंग जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 माइनस, और T1 के रिगार्डिंग कितना है 30 बाय क्या होगा, अब टाइम जो भी होगा T2 माइनस T1 कर देंगे यहाँ से। अब देखो इसका वैल्यू तुम्हारा निगेटिव आ रहा है कि नहीं, 10 माइनस 30 करोगे 10 माइनस 30, ये निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ताकि ये किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। तो रिएक्टेंट के केस में ये किसका ग्राफ है, ये तो रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट के केस में हम ऑलरेडी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ग्राफ से भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो प्यारे बच्चों। क्लियर हो रहा है। चलो आगे चलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को आर इंस्टेंट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेल्टा से डिनोट करते हैं। देख लो आप लोग किससे डिनोट करते थे, डेल्टा से, छोटा सा टर्म है डेल्टा। डेल्टा किसको डिनोट करता है, लार्ज चेंज को, किसको चेंज को, लार्ज चेंज को डिनोट करता है। ओके, अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट का भी इस तरह से ग्राफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, इसी तरह से सेम टू सेम ग्राफ बनता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पर प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट के केस में इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि एट एनी इंस्टेंट, एट अ प्रॉपर टाइम, इंस्टेंट टाइम, ठीक है। तो वहाँ पर हमने किसी पॉइंट पे निकालना होता है, तो पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जो मान लो ये रिएक्टेंट का है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा टेंजेंट है प्यारे बच्चों, टेंजेंट है। ओके, ये हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, और वो क्या होगा हमारा थीटा, क्या होगा, थीटा, थीटा होगा। तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। और टेन थीटा को आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और जो स्लोप निकालोगे, टेन थीटा का वैल्यू निकालोगे, मान लो इस थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी 30 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, सॉरी 30 डिग्री, कितना है ये 30 डिग्री है या 90, ये तो 120 मान लो, इसका वैल्यू कितना होगा, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, मान लो यहाँ से कितना हो गया, ये 120 का वैल्यू हो गया, 120 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, 10 120 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, 10 120 डिग्री निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, रेट इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे देगा 10 20 का वैल्यू। और अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस तो लगाएंगे ही, और यहाँ पर स्मॉल डी लिखते हैं। स्मॉल मतलब ये होता है, स्मॉल चेंज को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। क्लियर है, तो डी आर बाई डी टी लिखेंगे, और प्रोडक्ट के केस में डी पी बाई डी टी लिखेंगे। क्लियर है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। जनरली हम लोग 3 टर्म्स यहाँ पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो जनरली हम लोग पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन जनरली यही देखा गया है, जनरली यही देखा गया, आप भी ये लिखोगे कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन समटाइम्स ये भी देखा गया है कि अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी करता है। समटाइम्स तो ऐसा भी होगा कि रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और कभी कभी ये भी देखा गया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, लेकिन आपको जब भी लिखने को कहेगा तो आप जनरली यही लिखोगे, ये वाला जो जनरली टर्म मैंने आपको समझाया हुआ है, ये वाला आप याद रखना कि अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट्स ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ओके, अब आ जाओ टेम्परेचर की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जनरली ऐसा देखा गया कि अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हो, टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हो, कोई रिएक्शन किसी टेम्परेचर टी पे हो रहा है और आपने वहाँ पर 10 डिग्री का इंक्रीज कर दिया, तो वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 से 3 गुना क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। 2 to 3 टाइम्स मतलब 2.1 हो जाएगा, कभी 2.3 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, मतलब 2 और 3 के बीच में ही आएगा। क्लियर है ना, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा ये। तो ये जो 2 to 3 टाइम्स है ना बच्चे, ये जो 2 to 3 टाइम्स है, इसी को कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और इसको डिनोट करते हैं म्यू से।
मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब 2 to 3 टाइम्स। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू क्या आएगा? 2.8, 2.5, 2.1, 2.3, यही आपको दिया हुआ रहेगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू। ओके, तो ये 2 to 3 टाइम्स, मतलब समझ में आ रहा है 2 to 3 टाइम क्या है? 2 to 3, इसी के बीच में ये वैल्यू लाई करेगा, इसी के बीच में वैल्यू लाई करेगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं के टी, मतलब रेट कांस्टेंट एट टाइम टी, सॉरी एट टेम्परेचर टी, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं जब उसमें 10 डिग्री का क्या कर दिया आपने? इंक्रीज कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। और अगर फॉर्मूला की बात करें, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर फॉर्मूला की बात करें तो R1 R2 बाय R1, देख रहे हो यहाँ पर R2 बाय R1, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T2, ठीक है ना, ये एट T2 है, और ये क्या है? एट T1, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन है ये, रेट ऑफ रिएक्शन, R मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T2 एट टाइम T1, और ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है डेल्टा T बाई 10। और डेल्टा T कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? T2 माइनस T1 करके डेल्टा T निकाल लेंगे। क्लियर है ना? समझ में आ गया? कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाएगा तो आराम से बन जाएगा। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बच्चे। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैटलिस्ट की बात करते हैं। यहाँ से IT 2000 के आसपास क्वेश्चन आ चुका है कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट क्या करता है? जनरली हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे, कैटलिस्ट नेगेटिव की बात नहीं करेंगे हम लोग, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है? बाय क्रिएटिंग, ये लाइन याद रखना, बाय क्रिएटिंग एन अल्टरनेट पाथ, एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है प्यारे बच्चों। क्या कर देता है वो? अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में। कैसे? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ, ध्यान देना। यहाँ पे हमने ये ग्राफ लिया एनर्जी का, और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख दिया, ठीक है, कितना रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, अब देखो ये जो यहाँ पर मान लो कोई रिएक्टेंट रखा हुआ है, यहाँ पे ये किसका है? रिएक्टेंट का है, ये किसका है? रिएक्टेंट का है, और ये किसका है? हमारा प्रोडक्ट का है, ठीक है बच्चे। अब रिएक्टेंट यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ एनर्जी है उसके पास, है ना, एनर्जी है। अब यहाँ पर ये एनर्जी का है। अब क्या करेंगे? अगर तुमने यहाँ पर कैटलिस्ट यूज नहीं किया तो हमने कुछ एनर्जी दिया, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देख रहे हो ये वाला, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हमने एक्टिवेशन एनर्जी दिया, और ये ग्राफ इस तरह से यहाँ पर आया, और फिर जाके प्रोडक्ट बनाया। तो अभी जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी है ये ज़्यादा है, देख लो कितना एक्टिवेशन एनर्जी है। क्लियर है? ये हमारा है कैसे? विदाउट ग्राफ, ये जो है विदाउट ग्राफ है। लेकिन अब ये रेड वाले को देखो, हमने क्या किया? कैटलिस्ट का यूज कर दिया। कैटलिस्ट क्या किया? अब बोला ऐसे नहीं जाना है, इस तरह से नहीं जाना। चलो मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ तुमको। कैटलिस्ट ने कहा कि इस तरह से नहीं जाना है, इस तरह से नहीं जाना है, इस तरह से चलो पाथ क्रिएट करते, एक शॉर्टकट पाथ बना लेते हैं। शॉर्टकट पाथ बना लेते हैं किसके बीच में? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में। और उस समय देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया ना उसका एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो EA है वो कम है इससे, है कि नहीं? तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया, और एक शॉर्टकट पाथ बना दिया किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। समझ में आ गया होगा, बात बहुत क्लियर है। ये IT 2000 के आसपास क्वेश्चन आया होगा इसका। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चों? एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में। कैसे? बाय लोअरिंग, कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। क्लियर हो रहा है? चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आता है हमारा मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी जो होता है प्यारे बच्चों, ये टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होता है इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन को। सिंगल स्टेप रिएक्शन या स्लो स्टेप रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, या RDS भी जहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितना भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसको जोड़ लो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलेकुलरिटी कहते हैं। ये थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। ये क्या होता है? थ्योरेटिकल वैल्यू। जैसे देखो हमने ले लिया H2 ले लिया प्लस I2 ले लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये क्या बना लिया? 2HI बना लिया। तो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर? कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल H2 का और एक मॉलिक्यूल्स I2 का, तो यहाँ पर कितना बनेगा प्यारे बच्चों? तो मोलेकुलरिटी हो जाएगा हमारा 1 + 1 मतलब 2। मतलब आपने रिएक्शन को देखा और उसका मोलेकुलरिटी क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। तो रिएक्शन को देख के उसका मोलेकुलरिटी आप निकाल सकते हो, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। समझ में आ रही बात? और इसका वैल्यू होगा 1, 2, 3 हो सकता है, और होता ही है। 0 नेगेटिव फ्रैक्शनल ये कभी नहीं होता है। 0 नेगेटिव फ्रैक्शनल
मोलेकुलरिटी का वैल्यू कभी नहीं होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो इफेक्टिव कॉलिजन होता है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव कॉलिजन में, कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है मोर देन 3 रिएक्टेंट्स के बीच में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी को नहीं लेते। ओके, अब आ जाओ ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्यों? क्योंकि आपको डाटा गिवन होगा, डाटा क्या होगा? गिवन, तब जाके आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज रिएक्शन को देख के ऑर्डर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? मैक्सिमम वैल्यू इसका भी क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, ग्रेटर देन 3 नहीं माना जाता। ओके, उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन से, और रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने आपको लॉ ऑफ मास सेक्शन जो भी हमने पढ़ा था वहाँ पे आपको बता रखा है रेट लॉ क्या होता है। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले रखे हैं, ये हमारा मेंस 2019 का क्वेश्चन है, देख रहे हो, मेंस 2019 का। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है 2A + B, 2A + B, ये हमारा ए भी क्या है? रिएक्टेंट्स है, बी भी क्या है? प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट दे रहा है। ए भी रिएक्टेंट, बी भी रिएक्टेंट, और क्या दे रहा है? हमारा प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी को डबल कर दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? 0.3 से 2.4 हो गया। मतलब ये हमारा RI है और ये हमारा क्या है? ये हमारा RF है, फाइनल है। इतना था और इतना हो गया, फाइनल हो गया। शुरू में कंसंट्रेशन जो था कुछ भी था और वो क्या हो गया? ए और बी क्या हो गया? डबल हो जाता है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद कहता है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली डबल्स, सिर्फ ए को डबल कर दिया गया तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन 0.3 से 0.6 हो गया। कहता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि द ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन इज 4, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी इज 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए इज 2। हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो एक बार और देख लेते हैं। ये आपको रिएक्टेंट ए और बी दिया हुआ है। केस फर्स्ट में देखो क्या कहता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी को डबल कर दिया गया। तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं और प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन देखो और ट्रिक के थ्रू मैं समझाऊंगा। जितना भी ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा इजी मेथड से। ट्रिक समझना यहाँ पर क्या कहता है। ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, किसके केस में? रिएक्टेंट ए के केस, और यहाँ पर ले लिया N1। N1 क्या होगा? ये पावर होगा और यही आपको क्या देगा? ऑर्डर देगा। क्या देगा? ऑर्डर देगा। इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, किसके बीच में? रिएक्टेंट बी के लिए, और यहाँ पर लिखते हैं N2, और जितना भी रिएक्टेंट देगा इस तरह चलते रहेंगे हम लोग, और इक्वल टू लास्ट में लिखेंगे R इनिशियल बाई R फाइनल। क्लियर है प्यारे बच्चों? फाइनल है प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? चलो सी फाइनल। क्लियर हो रहा है? चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लिया केस फर्स्ट ले लिया प्यारे बच्चों। केस फर्स्ट में बताओ क्या होगा? केस फर्स्ट में जो रिएक्टेंट ए है उसके लिए लिख रहे हैं। रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन मान लो x था और वो क्या हो गया? डबल हो गया। तो सी इनिशियल कितना होगा? x, और फाइनल कितना होगा? 2x। तो x कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? 1/2। क्लियर है? क्या होगा? 1/2 होगा कि नहीं? इनिशियल कंसंट्रेशन को आपने x मान लिया तो उसके बाद कहता है कि वो डबल हो जाता, तो डबल हो जाता मतलब 2x, तो x कट के 1/2 ही होगा ना। तो हम हमेशा ये क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1/2 लिखने वाले हैं। ध्यान से देखना क्या लिखते हैं? 1/2 किसके केस में? ए के केस में, और यहाँ पर क्या लिख दिया? N1 इनटू। अच्छा बताओ बी के केस में? बी के केस में भी क्या होगा? बी भी डबल हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2, और यहाँ पर क्या हमने ले लिया? B2, और इसके लिए लिखते हैं N2, और इक्वल टू क्या लिखेंगे? R1 कितना था शुरू में? चेक कर लो यहाँ पर, ये 0.3 था और 2.4 हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 0.3 डिवाइडेड बाई 2.4, और इसका वैल्यू आएगा 1/8। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? चलो अब आ जाओ केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड की बात करते हैं प्यारे बच्चों। केस सेकेंड में क्या कर रहा है? जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, इधर देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो डबल हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जैसे डबल होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.3 से 0.6 हो गया। तो चलो ए के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर ये भी डबल हो रहा है तो 1/2 लिखेंगे। किसके लिए? ए के लिए। यहाँ पर ले लेते हैं N1, और ये क्या हो जाता है? 0.3 से 0.6 में बदल जाता है। तो इसका वैल्यू कट के कितना आएगा तुम्हारा? 1/2 आएगा।
क्लियर हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2, क्या मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना बच्चे। तो इसका बेस देखो सेम है। चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका बेस क्या है प्यारे बच्चों? सेम है 1/2 और ये भी कितना है 1/2। तो ये जो पावर है ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ से n1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो। n1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? n1 का वैल्यू 1 हुआ। किसके लिए? 4a के लिए। किसके लिए? 4a। मतलब ए के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 1 होगा। रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 1 होगा। क्लियर हो रहा है? चलो अब मुझे एक बात बताओ, n1 तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं n1 का वैल्यू यहाँ पर, इसका वैल्यू ये देख लो, यहाँ पर ये n1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, ए के लिए ना, ए के लिए यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ से इक्वेशन 1 क्या बनेगा? इक्वेशन 1 से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं। हमने क्या रखा? 1/2 और ये ए के लिए निकाला है, n1 का वैल्यू 1 निकाला। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? अभी तो निकाला। यहाँ पे देखो, इधर 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 देखो, निकाला निकाला ना। इक्वल अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? 1/2 और हम लोग किसके लिए लेते हैं? बी के लिए। बी के लिए तो n2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे। इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/8 लिखेंगे। अभी तो निकाला था आपने 1/8, देखो ये निकाले ना 1/8। ठीक है, अब आ जाओ। अगर मैं यहाँ से 1/2 और इसके लिए बी के लिए निकालूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं n2, तो क्या लिख सकते हैं? 1/8 और ये जो 1/2 है इसको इधर लेके चले जाते हैं, राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा? 2/1 लिखूँ तो ये क्या होगा? 1/4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर देखो, ध्यान से देखना, कुछ नहीं, एकदम बच्चे वाली कहानी है। 1/2 बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा बच्चे? सेम होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा? n2 का वैल्यू 2 होगा या नहीं होगा? ये होगा किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट बी के लिए होगा कि नहीं होगा? बोलो। रिएक्टेंट बी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 2। अगर मैं यहाँ पर टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ होल रिएक्शन पूछूं, कितना आएगा? n1 प्लस n2 कितना होगा? 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो होल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया? 3। बी के रेस्पेक्ट में कितना आया? 2 और ए के रेस्पेक्ट में कितना आया? ए के रेस्पेक्ट में कितना आया? 1। तो चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया? 4। गलत, हमारा तो 3 आया हुआ है। रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू बी, कितना आया? 1। नहीं, बी के रेस्पेक्ट में तो 2 आया ना बच्चों, तो बी के रेस्पेक्ट में 2 आया है, ये मेरा सी सही होगा। और ए के रेस्पेक्ट में 2, ये तो गलत है, ए के रेस्पेक्ट में 1 आया, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ गया, ये ट्रिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कोई भी क्वेश्चन आपसे ईजी तरीके से बन जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको रिवाइज करना और स्टडी करना अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो क्लास आवर में फिर इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके बच्चों, इसको स्टडी करते रहो और अपने प्रिपरेशन को करते रहो ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो सके। ओके बच्चे, टेक केयर।